पाठ 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोई भी आदमी किसी देश में जीता है तो उसका कोई ना कोई शासन, उस देश का कोई ना कोई शासन व्यवस्था होता है। उस शासन व्यवस्था होता है, जैसे अपने यहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की सत्ता में हम जानते हैं कि सभी जनताओं की भागीदारी होती है। हम सभी जनता ही अपने लिए, हम लोग ही उम्मीदवार बनते हैं और हम लोग उम्मीदवार बन के सरकार के गठन करते हैं, पार्टी का गठन करते हैं और पार्टी सरकार में सत्ता में आती है और हम लोग शासन भी करते हैं और हम ही लोगों पे शासन होती है। यहाँ पे मतलब हम लोग खुद भाग ले रहे हैं, हम लोग खुद चला रहे हैं और हम ही लोगों पे शासन कर रहे हैं। अजीब से शासन पद्धति है ये लोकतंत्र। तो कार्य प्रणाली कैसी होती होगी इसकी, कैसे कार्य करती है लोकतंत्र, इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग इस पाठ में सीखेंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले प्रश्न के माध्यम से ही सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न, संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? संघ राज्य क्या होता है? देखिए हमारी सरकार है ना, 2 लेवल में बटी हुई है। पहला क्या है, प्रथम लेवल जो है उसको कहते हैं लोग केंद्र सरकार, और दूसरा जो स्तर है उसको कहते हैं राज्य सरकार। मतलब कि केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार का जो भी नियम कानून होता है वो बनता है सांसद भवन में। क्या बनता है? सांसद भवन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, जो बनता है। बता रहे थे क्या कि ये सरकार जो बनती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इसका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? इकहरी शासन व्यवस्था। मतलब है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है इसमें? तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें कौन है? अमेरिका है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति तो होता ही है। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। प्रधानमंत्री की जितनी शक्तियाँ होती है ना, उनको राष्ट्रपति को ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो संघ सरकार हो गया वहाँ पे। भारत में संघ एवं संघ राज्यों के बीच का विभाजन की सूची चलिए क्या है, अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 6 नंबर, संघीय सूची, राज्य सूची और सीमावर्ती सूची। ये नहीं होता है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। संघवाद लोकतंत्र का अनुकूल है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख नंबर। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं हो रहेगा कि भाषा, संस्कृति, धर्म का आधार उस पर लाद दिया जाएगा। संघवाद में फायदा है, जानते हैं क्या? आप बेफिक्र रहिए। आपको भोजपुरी बोलना है, भोजपुरी बोलिए। आपको गुजराती बोलना है, गुजराती बोलिए। कोई भी आदमी आपको जबरदस्ती उस पर आपके भाषा को ला देगा नहीं। धर्म लाता है, कोई आदमी कहता है कि जबरदस्ती मुस्लिम बन जाइए, कोई आदमी कहता है कि जबरदस्ती ईसाई बन जाइए। तो कोई आदमी अभी आप हिंदू है, अभी मन कराया मुस्लिम बनेगा तो अभी मुस्लिम बन जाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें कुछ तर्क दिए जाते हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम में सजाइए। सबसे पहले आप क्रम के आधार पर सजाइए। तो इसका क्रम के आधार के सजा पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कौन? 2 नंबर। क्या लिखेंगे? 2 नंबर। इसमें लिखेंगे क्या? पहला नंबर लिखेंगे स्थानीय लोग अपने इलाकों के जरूरत की समस्याओं की प्राथमिकता को जानते हैं। जो आदमी जहाँ पे रहते हैं वहाँ की समस्याओं को जानते हैं। जैसे कमरौली में कौन समस्या होती है आपको पता है? तो यहाँ पे क्या है, सरकार की अस्थायी लोगों की शामिल की जो योजना होती है उस पर योजना पे कम खर्च, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजना कम खर्च में पूरी कर सकती है। बिल्कुल सरकार आएगी, कहाँ पे नाला बनाना है, कहाँ पे कथी बनाना है, कोई जाने गया कि यहाँ नाला बनाना है। यहाँ पे हम न रहते हैं, हम जानते कि पानी कहाँ लगता है, और यहाँ पानी लगता है, यहाँ पे रोड ऊँच करिए, यहाँ पानी नहीं लगता है, यहाँ पे थोड़ा नीच कीजिए, यहाँ पे नाला बनाइए, ऐसे कीजिए, उसको हम जानते हैं भाई। हम लोग गाँव में रहते हैं तो हम लोगों से ज़्यादा जानता है कोई गाँव के बारे में? कोई पदाधिकारी पटना से आएगा, कहेगा कि हम नाला बनवाना चाहते हैं आपके गाँव में, तो जहाँ मन अभी तो बरसात नहीं है, अभी तो आया बना के चला जाएगा। हम नहीं जानते बरसात में कहाँ पानी लगता है। देखिए अगला है, आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के चुनाव जनप्रतिनिधियों के संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। पहला प्रश्न है, संघ राज्य का अर्थ बताइए। संघ राज्य में क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनके विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बांट दी जाती हैं। इसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरा प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर की सरकार के अधिकतर क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार के अधिकतर क्षेत्रों में स्थानीय महत्व का विशेषता होती है। देखिए संघ आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, संघ राज्य किसे कहते हैं? राज्य का मतलब यहाँ पर देश, राज्य नहीं, देश।
हमारा देश कैसा है, हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर दो तरह के मेन व्यक्ति बैठे हुए हैं जो विकास करेंगे हम लोगों का विकास करने के लिए दो तरह के आदमी बैठे हुए हैं। पहला तरह के आदमी कौन है, जिसको हम कहेंगे केंद्रीय स्तर के आदमी। किसको क्या कहेंगे, उसको केंद्रीय स्तर का आदमी। वो योजना जो बनाएंगे पूरे देश के लिए बनाएंगे कि कहाँ पर सड़क होनी चाहिए, कहाँ पर विवाह भवन होना चाहिए, कहाँ पर विद्यालय होना चाहिए, कहाँ पर अस्पताल होना चाहिए, कहाँ पर सार्वजनिक बस स्टैंड होना चाहिए, वो वहाँ से तय करेंगे। और एक प्रांतीय मतलब कि प्रांत का, एक क्षेत्र का, जैसे वार्ड मेंबर हो गए, आपके मुखिया हो गए, ये प्रांतीय हो गए, एक प्रांत का, एक क्षेत्र का हो गए, वो भी व्यवस्था करेंगे आपके विकास का। तो आपके गांव में सब सड़कें बनती है तो दो गो बनती है, देखते हुए कभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया है, नीतीश कुमार द्वारा, है ना। और कहीं देखिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत रोड बना है कि नहीं है, ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कहीं पे पीसीसी बनता है, कहीं पर कतरा वाला रोड बनता है कि नहीं बनता है। तो ये सोचिए कि आपका जो है कहीं पर कभी कभी देखिएगा इंदिरा जो घर बनाने के लिए मिलता है आवास, वो मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास मिलता है, वो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास मिलता है, वो इंदिरा गांधी आवास योजना मिलता है, कोई आवास योजना मिलता है, समझ गए। घर में जो है तो कई फंड से आता है, समझ रहे हैं। बाढ़े हो जाएगा तो बाढ़े में आपका क्षेत्र कई जगह सहायता मिलेगा। एगो मोदी जी भेजेंगे केंद्र सरकार से डायरेक्ट सपोर्ट कि 5-5 किलो चूड़ा, 2-2 किलो इतना, 1 किलो सरफ इतना सबको DTH पाउडर सब भेज देगा, आपको हेलीकॉप्टर से गिराएगा। और कुछ होगा राज्य सरकार द्वारा, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार द्वारा भी सपोर्ट मिलेगा आपको। और कुछ समाज सेवी भी करते हैं सेवा, में जो समाज सेवी संगठन हैं वो भी आपका उसमें खुल कर सेवा करेंगे आपका, ठीक है। 3-4 तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं। मगर मेनली दो तरह के आदमी आपको हमारा बैठे हुए हमारा विकास करने के लिए, एक केंद्र सरकार पर, एक प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। तो दो गो भाग में बट गया, संघ सरकार जो होती है दो भाग में बट गया, कौन कौन, एगो केंद्र, एगो प्रांतीय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रांत नाम दिया, राज्य नाम नहीं दिया, प्रांतीय नाम दिया गया, ठीक है। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार ये दोनों मिलकर हमारी सेवा करते हैं, हमारे हितों की रक्षा करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए संघीय शासन की दो विशेषताएं कौन कौन है। तो संघीय शासन की दो विशेषताएं हैं कि इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास पूरा पावर समेटा हुआ है। यानी केंद्र सरकार के मेन लीडर कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, PM। किसी भी हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसका मेन लीडर कौन है, प्रधानमंत्री है। वही सर्वोच्च सत्ता शक्ति को संभाले हुए हैं और विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। और विभिन्न अनुषांगिक इकाई बांटी हुई है हमारे देश में उसके स्तर पे, जैसे कि राज्य सरकार हो गए, उसके बाद राज्य को भी बांट दिया गया किसे, प्रखंड स्तर पे हो गए, प्रखंड को भी बांट दिया किसमें, जिला, अनुमंडल को बांट दिया, जिला अनुमंडल है उसका क्या, उसके अंदर से आता है पंचायती राज व्यवस्था आती है। अब पंचायत में भी नहीं चलता है तो वार्ड मेंबर में बांट दिया, वार्ड मेंबर भी नहीं बढ़ता, टोला मोहल्ला में बांट देता है कि नहीं, कहने का बात समझ रहे हैं ना। इस तरह से बांट देता है और तब जाकर शासन करता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दूसरा नंबर इसका गुण क्या है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्र स्तर की सरकार जिससे अधिकतर क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है, दूसरा जो होता है प्रांतीय स्तर का सरकार जिसका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो स्थानीय महत्व पर होता है। केंद्र सरकार जो भी योजना निकालेगी वो किसके लिए निकालेगी, पूरे देश के लिए। किसके लिए, पूरे देश के लिए। केंद्र सरकार अगर पैसा बांटती है तो पूरे देश के लिए बनाएगी, कोई भी काम देश के लिए करेगी। इसलिए केंद्र सरकार कह देती है कि घर घर शौचालय, तो इंडिया में घर घर शौचालय बनेगा। प्रांतीय सरकार कहती है, बिहार का प्रांतीय सरकार कह दिया कि घर घर शौचालय, तो बिहार के घर घर शौचालय बनेगा, झारखंड का नहीं। आए समझ में, बात समझ आ रही है, ये बात समझ लीजिए। प्रांतीय है और संघीय। आप कहिए सर केंद्र सरकार अपने सत्ता संभालिए रही थी तो राज्य प्रांतीय बांटने का कौन जरूरी था। ये भाई जरूरी है ना, मोदी जी को थोड़ी ना पता है कि कमड़ी गाँव के कौन सी में कथी नहीं है। मोदी जी तो कमड़ी गाँव का नाम नहीं जानते होंगे, मोदी जी कमड़ी गांव के नाम नहीं जानते होंगे। आप बताते, बड़ा आपको हंसी भी आ रही होगी बात को सोच के कि मोदी जी कमड़ी गांव के नाम क्यों जानते होंगे, आपको लगता है। अगला क्वेश्चन क्या रखे, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत VVI है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य ऐसी साझेदारी से है जिनका अंतर्गत सत्ता के बंटवारा केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर होता है। आमतौर पर सत्ता के बंटवारे में संघवाद कहा जाता है, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार जो अपने कार्य शक्ति की बंटवारा करती है, नीचे के स्तर के सरकारों के बीच में भी सत्ता का बंटवारा होता है। इसे आप साहित्य जो जिसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। देखिए माने भारत में जो शासन है ना वो 2 स्तर में चलती है, एक केंद्र सरकार का और दूसरा क्या है, प्रांतीय, जिसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है।
तो केंद्र सरकार क्या करती है, कोई योजना निकालती है पूरे देश पर लागू कर देती है, और राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार अपने स्तर से भी अपने राज्य के लिए जो हितकारी रक्षा होती है, बात होती है, वही करता है। और एक होता है क्या, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आता है मुखिया, वार्ड सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब कहते हैं स्थानीय स्वशासन। देखिए जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ था तो एक नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लागू किए थे, क्या पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन, ठीक है, तो देश पे लागू हुआ। अगर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन लागू करते हैं तो पूरे देश पे लागू होता है, पूरे देश का आदमी हिलेगा नहीं, सब लॉकडाउन घर के अंदर, ठीक है। बट अगर राज्य सरकार लॉकडाउन लागू करते हैं, कौन, नीतीश कुमार, तो मोदी जी कहा क्या कि अब हम राज्य सरकार को सौंप देते हैं लॉकडाउन का जो मसला है वो हम राज्य सरकार को सौंप दिए हैं। किसको सौंप दिए हैं, तो अब अपने राज्य अपना डिसीजन खुद लेगी। आप नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे कि यहाँ का बिहार का खुला रहेगा लॉकडाउन कि बंद रहेगा, क्या चीज़ खुला रहेगा क्या बंद है, नीतीश कुमार लेंगे। तो नीतीश कुमार बंद कर दिए तो पूरा बिहार बंद है, ठीक है। अब नीतीश कुमार देखते हैं क्या कि अब लॉकडाउन ठीक है, कोरोना की स्थिति ठीक चल रहा है, तो कहेंगे जाओ हम डीएम को दे दिए हैं, अपना अपना जिला को देखेगा। वो जिला का जो डीएम है वो लेंगे निर्णय कि हम अपना जिला को लॉकडाउन में रखें कि नहीं रखें, ठीक है। अब डीएम भी देखते हैं कि एकदम सब नॉर्मल चल रहा है, तब कहता है पंचायत को सब रहता है, पंचायत के मुखिया डिसीजन लेगा कि भाई वो लॉकडाउन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मुखिया तक आते आते आम आदमी हो जाता है, जिला में आते आते आम आदमी का हो जाता है, नहीं आम आदमी वहीं से बस लॉकडाउन को समझ लेते हैं, बंद तो बंद, खुला तो खुला, ठीक है। बात समझ में आ रही है कुछ। मगर जब केंद्र से ऑर्डर है ना, वो टच से मस नहीं होने देगा, जहाँ देखा तुरंत फाइन मारेगा, तुरंत आदमी सब एक्शन लेगा। जब केंद्र सरकार ऑर्डर दे दिया है तो राज्य सरकार और जिला का जो डीएम है, जितने भी पुलिस अधिकारी है, सब जम का एक्शन लेंगे। राज्य सरकार लेंगे तो यो पुलिस जम का लेंगे, मगर डीएम आदेश देंगे तो यो थोड़ा बड़ा चेकिंग वोकिंग होगा। मगर जब डीएम के बाद नीचे चल जाता है ना तो कोई वैल्यूशन नहीं रहता है कोई भी चीज़। तो आपका 3 तरह से सेवा होता है कि नहीं होता है, एक केंद्र सरकार करती है, एक राज्य सरकार करती है, एक स्थानीय स्वशासन जो स्थानीय स्वशासन है वो भी करती है। इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था। क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था। संघ में क्या क्या होगा, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, मेनली 2, कौन, केंद्र और प्रांतीय, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। अरे भाई लोकतंत्र का मतलब ही होता है सत्ता में साझेदारी। सर लोकतंत्र में अगर सत्ता में साझेदारी नहीं रहेगा तो काहे को राजनीति है, काहे को लोकतंत्र, काहे को प्रजातंत्र। लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, प्रजातंत्र। प्रजा माने क्या, जनता का तंत्र, जनता का शासन स्वयं है उसमें। तो जब जनता भागे नहीं लेगी तो शासन कथी का उसका, सही है कि नहीं है। तो लोकतंत्र का सही मतलब क्या होता है, प्रजाओं की भूमिका होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, पार्टनरशिप ही होनी चाहिए। मतलब हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी वोट दे सकते हैं, हम भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, हमको सारे अधिकार मिले हैं, हमको समान अधिकार मिले हैं, तो कहेंगे हम लोग क्या किए हैं, साझेदारी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इसमें आंसर क्या दिया देखिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा संचालित होता है। इस सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका ताकत सभी के हाथों में होता है। सभी को राजनीतिक शक्तियों की हिस्सेदारी साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। ये अपने अंदर के विभिन्न समूहों के बीच प्रतिद्वंदताओं एवं सामाजिक विभाजनों को संभालने की प्रक्रिया को विकसित कर लेती है, जिससे न टकराव का विस्फोटक रूप ले पाता है, नहीं टकराव का जो विस्फोटक रूप है उसकी आशंका कम हो जाती है। कोई भी समाज अपने व्याप्त विभिन्नताओं को अस्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता है, पर इन अंतरों को विविधताओं के आदर पाने के लिए उन्हें सत्ता को साझेदारी बनकर समाज में सहयोग कर सकता है, सामंजस्य ला सकता है, अस्थायित्व को सृजन कर सकता है। इन कार्यों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। देखिए क्या बात है, इतना सारा पढ़ने का क्या पता चला। देखिए पहला नंबर बात को पता ये चला कि जो हमारा लोकतंत्र है ये क्या कहता है, जितना पावर तुम्हारा है उतना ही पावर गरीब का है, जितना पावर अमीर का है जितना पावर गरीब का है, जितना हमारा पावर उतना तुम्हारा पावर। गरीबों का, अमीरों का, लड़कों का, लड़कियों का, जेंट्स का, पुरुष का, बच्चों का अधिकार कम है। नागरिक हो चुके हैं, सिटीजन हो चुके, सबको समान अधिकार है। आप सत्ता में भाग ले सकते हैं, आप भी मुखिया पद पर लड़ सकते हैं, आप भी जिला परिषद के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, आप भी विधायक के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। आप में क्षमता अगर 25 साल हो गया तो आप विधायक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य भी बन सकते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बात समझ आ रही है, मतलब आपको सत्ता, आप नहीं खड़ा हो रहे अलग बात, मगर आपको पावर दिया गया है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, पहला नंबर बात तो ये हो गया। अब जब देखिए नेता का लीडर नेता बन गया, किसान का लीडर किसान बन गया, कुम्हार का लीडर कुम्हार बन गया, सब अपना अपना एक लीडर चुन लिया, ठीक है। तो उन लीडर का एक महालीडर बन गया,
उन महालीडर का भी एक महालीडर बन गया। तो क्या हो रहा है, अब कुम्हार का लीडर कह रहा है क्या, भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना, किसान का हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना भाई। किसान कह रहा है कि नहीं, मेरा बीज का दाम बढ़ा दिया है, तो हल्ला करेगा। तो किसान का जो मेन लीडर होगा वो आगे चले आएगा, आगे आएगा ना। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पंजाब हरियाणा में हो रहा था ना। तो किसान का जो नेता आगे चला गया कि हमारे किसानों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये कानून वापस लीजिए, है ना। कहाँ आंदोलन हो रहा था, तो किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उसका नेता खड़ा था कि नहीं खड़ा था, खड़ा था। जब कुम्हार आंदोलन करेंगे ना, तो कुम्हारों का एगो नेता खड़ा हो जाएगा, ओकरो एगो नेता होगा। सब संप्रदाय जितना भी है ना, लोहार होगा तो लोहारों का एगो नेता होगा। सब अपना जाति, धर्म, समुदाय, व्यवसाय का एक नेता रखे हुआ रहता है। जैसे टीचर हड़ताल का, या टीचरों का एगो लीडर होगा, मेन शिक्षक संघ के अध्यक्ष। विद्यार्थी का लीडर होता है, स्टूडेंट का भी लीडर होता है, पता है। जब आप कॉलेज में जाइएगा तो आपका भी वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, कॉलेज में पॉलिटिक्स होता है, कॉलेज में पॉलिटिक्स बनता है आदमी। वहाँ पे पॉलिटिशियन क्या करता है, वहाँ पे नेता बीजेपी का सदस्य बन गया, कॉलेज का मुख्य अधिकारी। अब जब कॉलेज में कोई व्यवस्था गड़बड़ होगा तो वो जो मेन स्टूडेंट का जो लीडर होगा ना, वो हड़ताल करेगा कि हमारे कॉलेज में फी बढ़ा दिया गया है, इसको घटाना चाहिए, हड़ताल करेगा। तो वहाँ पे आएगा कि आप किसे बीजेपी से, बीजेपी के सदस्य जाएगा। तो फिर जो जीता हुआ वहाँ पे धाक जमाएगा, तो वहाँ से कॉल आएगा कि भाई फी कम कर दीजिए, तो प्रधानाचार्य कहेंगे फी कम हो गया। समझ में, मतलब सिस्टम जुड़ा हुआ, सब कुछ का नेता जुड़ा हुआ है। तो कोई बवाल यहाँ पे नहीं हो सकता है। कौन बवाल करेगा भाई, किसान। तो किसान का नेता है ना, किसान का नेता से झगड़ा कीजिए। मोदी जी पर डायरेक्ट उंगली नहीं उठाइए, सबका नेता बैठा हुआ है, उससे झगड़ा कीजिए पहले। वो झगड़ा का हक लड़ेगा उसके, वो लड़ेगा उससे, वो लड़ेगा उससे, तो आपको हक मिलेगा। मैं डायरेक्टली झगड़ा कोई किसी से नहीं करेगा। ये व्यवस्था हो गई। दूसरा नंबर बात, संघीय का व्यवस्था ये भी है कि इसमें सामंजस्य बनाकर रखने के बाद बहुत चालू पूर्जा आदमी सब है। अब आपका कुम्हार आप नेता है, किसान है, तो किसान का नेता है, तो किसान का नेता को थोड़ी ना मारिएगा आप। हम शिक्षक का नेता है, तो शिक्षक हमको थोड़ी ना मारेगा। शिक्षक सामंजस्य, प्यार भाव से हमसे बोलेगा, भैया देखिए हम लोग का वेतन कम है। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, चलो आंदोलन करते हैं, पटना गांधी मैदान चलते हैं, रैली निकालते हैं, है ना। रैली निकालेंगे सरकार के विरुद्ध में, पुतला जलाएंगे, टायर जलाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका नेता खड़ा है ना। अगर नेता नहीं होता उसका, तो किसको कहने जाता अपना दुखड़ा, किसान अपना दुखड़ा कहाँ कहने जाता, सुनाने किसको जाता, वो उसका नेता है तब ना उसको सुनाने गया है। यही बात है, तो सामंजस्य बना लेता है। भैया ऐसा काम कौन, सरकार अभी नियम नहीं बना सकती है, अभी वेतन नहीं बढ़ेगा, हम लोग को हज़ार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी रहने दीजिए, मार्च में हम लोग करेंगे, ठीक है। उस समय जब काम देगी सरकार का एक जनगणना करने के लिए, तो हम लोग जयबे नहीं करेंगे, क्योंकि जनगणना नहीं करेंगे, हम लोग को वेतन बढ़ाइए तो जनगणना करेंगे। चाहे बच्चा के जब एग्जाम नहीं दिखाएगा ना, तब चाहे कोनो काम करेंगे, जब कॉपी चेक ना होगा तब हड़ताल करेंगे, ताकि वो जरूरी जरूरी होता है ना किसान को, तो वो जब हड़ताल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो। तो सजेशन दिया कि नहीं दिया, तो संतुलन बनाया है कि नहीं बनाया, वो हड़ताल गया, बात समझ आए। इस तरह से होता है, सामंजस्य की स्थिति बनाए कर रखने का काम करता है। कौन, किसमें होता है ये प्रश्न, देखिए क्या था, प्रश्न था कि सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व। भाई लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी होता है, इसका महत्व है, ठीक है ना। आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है। देखिए सुनिए, सरकार की सभी शक्तियां एक अंग में सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। किसी सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन, विधायिका जो नियम कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जो कार्य को करवाती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है, ठीक है। इसके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सत्ता की साझेदारी करते हैं। सत्ता के ऐसे बंटवारा में से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव उसके दुरुपयोग की संभावना को खत्म हो जाती है। साथ ही हर एक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इसके नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, भारत इत्यादि में यह व्यवस्था अपनाई गई है। सरकार की एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता की साझेदारी दूसरी कार्य प्रणाली में सरकार विभिन्न प्रकार के स्तरों की सत्ता के बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इस तरह का व्यवस्था पूरे देश के लिए एक समान सरकार होती है। प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार होती है। दोनों के बीच सत्ता के स्पष्ट बंटवारे की व्यवस्था संविधान में लिखित दस्तावेजों द्वारा की जाती है। केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के नीचे स्तर पर सरकारों के बीच की सत्ता का बंटवारा होता है। हम इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। देखिए ये बात समझिए क्या कर रहा है, इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ने का क्या पता चला। देखिए
सरकार अपनी पूरी शक्ति एक साथ नहीं रखती है, शक्ति को बंटवारा करती है। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है तो अपनी शक्तियों को बांट दिए मुख्य सीएम के अंतर में, सीएम बांट दिया भाई, उसके बाद चलो जिला में बांट दिया, बीडीओ साहब को दे दिए, बीडीओ भी बांट दिया, पंचायत को दे दिया, पंचायत भी बांट दिया कितना, मुखिया में मुखिया हो गया, मुखिया उसका हो गया, वार्ड में बांट दिया। ये शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं, तो एक बढ़ती है ऊपर से नीचे के रैंकिंग में बढ़ती है, और एक बढ़ती है ऐसे ऐसे क्षैतिज। देखो ध्यान से, शक्तियाँ दो रूप में बढ़ती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रूप में बढ़ती है, एक क्षैतिज में बढ़ती है। तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये सभी स्तर पर होते हैं, सभी स्तर पर। जैसे पहले गांव से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। गांव में कार्यपालिका कौन है, काम करने वाला, गांव में कौन काम करवाता है, गांव का ठेकेदार कौन बनता है, अभी वार्ड मेंबर सब रहता है, ठीक है, कार्यपालिका। विधायिका कौन है, नियम कानून कौन बनाता है, कंट्रोल कौन करता है, तो मुखिया करते हैं, ठीक है, मुखिया करते हैं और बीडीओ साहब करते हैं। और आपके सब पंचायत में कोई गड़बड़ी हो जाता है, केस करता है, कौन लड़ता है, कौन उसका फैसला करते हैं, पंच और सरपंच करते हैं ना। तो 3 तरह का व्यवस्था हो गया यहाँ पे, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जिला में चलिए, जिला का विकास करने के लिए कौन खड़े हुए हैं वहाँ पे, विधायिका कौन है, तो विधायिका आपके हैं, आपके जिला पार्षद है वो लोग हैं, है ना। कार्यपालिका कौन है, कार्यपालिका कौन, जो उसके जो अधिकारी लोग हैं वो सब कार्य कर रहे हैं वो हो गए। और न्यायपालिका कौन है, जिला में न्यायालय है कि नहीं है, जिला का कोर्ट है कि नहीं है, पता है जिला में कोर्ट, सीतामढ़ी में जिला में भी कोर्ट है, यहाँ भी कोर्ट, सब जगह कोर्ट, जिला का भी कोर्ट होता है कि नहीं होता है, जिला न्यायालय होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए अब राज्य में चलते हैं। राज्य में भी जो सीएम हो गया, माने आपका नियम कानून बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, कार्य करवाते हैं, फिर उसके अधिकारी लोग काम करवाते हैं। और फिर अगर केस करने के लिए होता है तो वहाँ पे भी होता है, क्या चीज़ होता है, हाई कोर्ट होता है कि नहीं होता है, हाई कोर्ट होता है। फिर आप देश में चल जाइए, देश में तो वहाँ पे पीएम बैठे हुए हैं काम करने के लिए, उसके अधिकारी बैठे हुए हैं चलाने के लिए, सांसद भवन बना हुआ है नियम कानून बनाने के लिए, है ना। और कोई गलती होता है तो उसका डिसीजन लेने के लिए न्यायपालिका बैठे, सुप्रीम कोर्ट भी बैठे हुआ दिल्ली में, है कि नहीं है, सब स्तर पे है कि नहीं है ये तीनों काम। सरकार का 3 अंग सब स्तर पे है कि एक ही स्तर पे है, सब स्तर पे, पंचायती स्तर पे भी है, राज्य स्तर पर भी है और देश के स्तर पे भी है। आपको बताया जानकारी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, मतलब पूरे देश में भी, एक पूरे विश्व का देश में भी वैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सत्ता का बंटवारा होता है, यही बात बताया। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत रूप है, जीता जाता उदाहरण है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक के मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। जो भी सरकार नियम निकालते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो सत्ता में होते हैं वो तो काम करते हैं, जो सत्ता में नहीं, विपक्ष में होते हैं, वो भी उस पर गौर करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं। आपसी प्रतिद्वंद्विता यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा किसी एक व्यक्ति से संगठित व्यक्तियों के समूह के हाथ में न रहेगा। मतलब कोई भी आदमी लगातार पीएम या लगातार सीएम नहीं बन सकता है, ठीक है। राजनीतिक दलों के इतिहास पर अगर तुम गौर करोगे, उसका अध्ययन करोगे, तो ये पता चलता है कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों के राजनीतिक दलों के हाथों में आती जाती रहती है। सत्ता हमेशा किसी के एक हाथ में नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता भाग लेती है। इसको जनता स्वयं डायरेक्ट भाग नहीं ले सकता है, प्रत्येक जनता शासन तो नहीं कर सकता है, प्रत्येक जनता को राजा तो नहीं बना दे सकता है, प्रत्येक जनता को राजा नहीं बनाएगा तो कोई जनता को राजा बनाना पड़ेगा ना। तो कुछ लोगों का समूह मिल जाता है और एक पार्टी का निर्माण करता है, उसको कहते हैं पार्टी, राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी क्या होता है, एक व्यक्तियों का समूह होता है जो क्या करता है, इसका काम क्या है, उसका काम है चुनाव में भाग लेना। क्या काम है उसका, चुनाव में भाग लेना, चुनाव प्रचार प्रसार करना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने के बाद अगर उसमें जीत मिलती है तो काम करना, अगर हार मिलती है तो जो जीता उसको बदनाम करना। तो बदनाम करने का मतलब ये नहीं कि बदनाम करता है, साजिश नहीं करता है, हालांकि साजिश तो करता है हम, बट मेन काम क्या होता है, जनता का कल्याण तभी करना है। मतलब जो पार्टी जीत गई है उसका काम है काम करना, और जो हार गई है उसका काम है उसके काम पर नज़र रखना, ताकि गलत सलत करेगा तब ना लोग को भड़काएंगे, लोग को उसके विरुद्ध बनाएंगे, तब ना अगले साल हम जीतेंगे। अगर कोई आदमी मुखिया में खड़ा हो गया, ठीक है, और जैसे 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट खड़ा हो गया है, सुनो,
3 कैंडिडेट खड़ा होगा मुखिया में, तो इसमें से मुखिया बनेगा क्या आदमी? एक तो बनेगा एक, मगर 2 तो हार गए। तो एक मुखिया जो हार गए वो चले गए, जहाँ पे थे तहाँ चले गए, अब कुछ नहीं सोच रहे हैं। एक मुखिया क्या है, जो आदमी मुखिया काम करता है उसके गलत गलत जो काम करता है, रोड बनवाया है, डुप्लीकेट बनवाया है, तो लोगों के सामने देखो रोड बनवाया है, डुप्लीकेट बनवाया है, उसका अवलोकन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, बार बार अपडेट कर रहा है लोगों को, तो अगले साल मुखिया कौन बनेगा? वो जो भाग गया सो, कि वो जो वहाँ संघर्ष कर रहा है वो, हाँ, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं विपक्षी दल। विपक्ष में खड़ा होकर आलोचना करना। तो राजनेता का काम यह भी होता है। एक अच्छा राजनीतिक पार्टी वही होता है जो सत्ता में पार्टी होता है उसका दोष निकालता हूँ, उसका अवगुण को निकालता खोज खोज के। देखो बीजेपी सरकार है क्या कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, जितना ही न्याय होता है सबका लिस्ट डालती है। वो सत्ता में, और उसका चांस है कि अगले साल सत्ता में आएगी। दल कौन सा काम करता है? तो राजनीतिक दल जो होता है ना, लोकतंत्र का प्राण होता है, जान। वो नहीं रहेगा ना तो लोकतंत्र मर जाएगा। लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। राजनीतिक दल संगठित भी होता है, चुनाव प्रसार भी करता है, चुनाव भी लड़ता है, और जीतने या हारने के बाद भी जनता का सेवा करता है। वह राजनीतिक दल होता है। लोगों के हितों की रक्षा करता है, लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है। अगर सरकार में बीजेपी सत्ता में है, उसका सरकार बना हुआ है, अगर हम कांग्रेस है तो हम क्या करेंगे? लोग कहेंगे देखो बीजेपी यहाँ पे रोड नहीं बनवा रही है, तो हम कांग्रेस वाला, हम अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस की तरफ से मिल जाएंगे, और लोगों का सपोर्ट लेके आप विरोध करेंगे, धरना देंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रतिरोध का विरोध करेंगे, तब जाके सरकार सुनेगी अरे वहाँ पे लोग धरना दे रहा है कि वहाँ पे रोड नहीं बना है इसलिए धरना दे रहा है, और उसमें कांग्रेस भी मिल गया है। अगर हम वहाँ पर जाके सुलझाएंगे नहीं तो अगले साल वहाँ से कांग्रेस जीत जाएगा। तो डर के हमारे बीजेपी आएगी, हमको मनाएगी कि भैया जूस पी लो, हड़ताल भूखमरी का जो भूख हड़ताल किया उसको छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, जाने दो, हम तुम्हारा मांग को पूरा करेंगे, है ना, इतने साल के अंदर में तुम्हारा बन जाएगा। तब कहे चलो ठीक है। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो नहीं आता, साथ नहीं देता अपोजिट पार्टी, तो हम लोग का काम देर से होता, चाहे नहीं भी होता, मगर वो आ गया तो जल्दी हो जाएगा काम आपका। बात समझ में आया? मतलब अगर आपको बीजेपी से काम करवाना है तो आपको कांग्रेस को साथ में लाना पड़ेगा, या आपको कांग्रेस से काम करवाना पड़ेगा तो बीजेपी को साथ में ले लीजिए, दुश्मन को साथ में ले लीजिएगा तो आप स्ट्रांग बन जाइएगा, है कि नहीं? तो यही बात होता है। राजनीतिक दल दोनों काम करती हैं। और हाँ, राजनीतिक दल का और भी काम है, जैसे कोई विपत्ति पड़ता है, बाढ़ आती है, तो सिर्फ जीता हुआ राजनीतिक दल के पास ये नहीं काम होता है जो मुख्यमंत्री बन गया उसी का काम है खाली चूरा मीठा बांटना या पैसा बांटना। उसका भी काम है, जो हार गया है उसका भी काम है कि सुख दुख में उसका साथ देना, समझे? तभी जाके वो अगले साल जीत पाएगा। और अब क्योंकि उसका काम, राजनीतिक दल का मेन काम होता है जनता की सेवा करना, जनता के हितों की रक्षा करना। तो जीतेगा तो यो करेगा, हारेगा तो यो करेगा। हाँ, जीतेगा तो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा करेगा, हारेगा तो थोड़ा कम कर सकता है, नहीं होगा। चलिए अब है दूसरा, इसका दूसरा प्रश्न क्या है? गठबंधन की सरकारों में क्या है कि गठबंधन की सरकारों में सत्ता के साझेदार कौन कौन होते हैं? गठबंधन समझते हैं? एक गठबंधन विवाह में होता है, एक गठबंधन होता है राजनीति में भी गठबंधन होता है। राजनीति में भी विवाह होता है जब एक पार्टी चुनाव में अपना जितना सीट चाहिए उतना नहीं प्राप्त कर पाती है, दूसरे पार्टी के साथ मिलकर अपना सीट पूरा करती है ना, आ जाकर तब सरकार बनाती है ना। जैसे एक इलेक्शन को जीतने के लिए मान लिए 100 सीट चाहिए, हमारे पास 90 गो है, उसके पास 70 गो है, उसके पास 50 गो है, उसके पास 10 गो है, तो हम जो पार्टी हमारा दुश्मन नहीं है उससे पार्टी को कहेंगे भैया तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे पास 20 को सीट है, तू तो ऐसे भी नहीं जीतल है, हमारे पास भी 90 को सीट है, हम भी जीतल नहीं है, हम ही हारल है, तो 20 को मिल जाएगा तो हमारा 110 को हो जाएगा। जीतने के लिए मात्र सीधा चाहिए 100 को चाहिए, तो हम जीत जाएंगे, तो दोनों आदमी बांटवारा कर लेंगे। तो 20 को विधायक है तो हम 20 को तो 20% दे देंगे, बाकी % मेरा रहेगा, हिस्सेदारी मेरा रहेगा। तो कहा चला भैया ठीक हो, तो बन गया, तो इसका मुख्यमंत्री बन गया। तो गठबंधन में भी सरकार बनती है। आप ये बात को जाने हैं, बिहार में भी ऐसा हुआ, गठबंधन हुआ था, आरजेडी का जेडीयू का गठबंधन हुआ था कि नहीं हुआ था? लालू यादव नीतीश कुमार मिले थे कि नहीं मिले थे? तो उसको कहते हैं गठबंधन। आज इसको सुनिए क्या है। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तभी दिखाई पड़ता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, सरकार का गठन करती है। इस तरह सरकार सत्ता की साझेदारी का सबसे अगतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की और विभिन्नताओं, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में सरकार के स्तर पर सत्ता में साझेदारी करते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा किताबी भाषा है यहाँ पे, कि जब कभी भी सरकार सत्ता में नहीं आ पाती है तो स्थानीय सत्ता पार्टी सबको मिला लेती है।
जैसे मान लिए हम एक पार्टी बनाएं, कौन पार्टी बनाएं, तो ऐसे ही हम बना रहे हैं कि युवा मोर्चा पार्टी बना दिए, अपना पार्टी बनाया है खुद का। वो पार्टी में हम भी चुनाव लड़े हैं, ठीक है, जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर हम चुनाव लड़े हैं, क्या हम अपने क्षेत्र से लड़े हैं चुनाव, ठीक है। तो हम 2 विधायक को हमारा जीत गया, हम 10 विधायक को खड़ा किए तो मैं 2 विधायक में जीता हुआ है। तो 2 विधायक के साथ सरकार बनेगा, मान लिया नहीं बनेगा। विधायक बनाने के लिए मान लिया 70 को सीट चाहिए, चाहे 100 सीट चाहिए, 2 विधायक से हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे 100 सीट चाहिए वहाँ पे 2 का कोई वैल्यू है नहीं ना, वैल्यू है, मगर आप गलत सोच रहे हैं, 2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब उसके पास जब किसी के पास 90 सीट रहेगा, 10 को कमित रहेगा, हमारे लखन 2-3 को पार्टी होगा जिसके पास 2 को, कभी 3 को, 2 को, 2-3 को सीट विधायक होगा, वो क्या करेगा, वो जो बड़का पार्टी है वो खरीदने आएगा आपको, भैया आपके पास क्या को पार्टी है, 2 है, 2 सीट लिए हैं आप जीते हैं, तो हाँ 2 जीते हुए हैं, आने जाइए 5 करोड़ रुपया देते हैं। वो कहता ना तो हम ना मिलेंगे, तो उन्हें क्या आ रहा है, वो पता लगा कि हाँ दूसरा पार्टी आ रहा है, भैया कितना दे रहा था वो, 5 करोड़, 20 करोड़ देते, आइए 20 करोड़ देते हैं, हमरा में आ जाइए। समझ रहे हैं बात को? आप दूर मत समझिए, सोचते हुए छुटपुटिया पार्टी है, जैसे कि आपने बिहार में देखे चिराग पासवान जी बहुत कम सीट से विधायक जीते हैं ना, उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है, मतलब आप उसको कमजोर मत समझिए। आप कभी सोचते हैं कि कैसे पैसा आता है उनके पास, अरे उनका सीट का वैल्यू लगता है, पैसा कमाते हैं वो लोग, समझ में आता है, सीट बिकता है वहाँ पे, गठबंधन होता है, समझ गए। तो किसी में मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, वो विधायक भेज सकते हैं, अपने आप को मिला सकते हैं, किसी में समर्थन कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय जो हम युवा मोर्चा पार्टी बनाए थे, 2 विधायक का मात्र 2 विधायक जितवे किया है, हम 2 बेच दिए, चाहे में जाके मिल गए। तो अब जो भी काम होता है तो 2% का मेरा भी हिस्सेदारी हो उसमें, छोटा मत समझिए, छोटा पार्टी नहीं है वो, 2 विधायक उसका कम पावर नहीं समझिए, समय के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी सुई भी बहुमूल्य होता है। ऐसे भी किसी वस्तु या किसी चीज़ का मूल्य नहीं होता है। जैसे एक मक्खी है ना, मक्खी का क्या मूल्य होता है, एक मक्खी का कोई मूल्य होता है नहीं होता है। आम जो खा रहा है 5 किलो जो खा रहा है ना, ऊपर 10 को मक्खी बैठा हुआ है, कितना वजन बढ़ जाएगा उसका, दाम बढ़ा देगा वो हमारा आम का, नहीं ना, आम का दाम बढ़ेगा। 100 का आम है तो 100 में नहीं मिलेगा हमको, 10 को मक्खी बैठा रहेगा तो यो आए, बट वही मक्खी सोना पर बैठ जाएगा तो वही 10 को मक्खी, वही 10 को मक्खी का दाम 20,000 रुपया हो जाएगा। तो उस मक्खी 10 को मक्खी का कीमत कितना हो गया, 20,000 रुपया हो गया, 20,000 30,000 मक्खी के दाम का हो गया। वो मक्खी का आप खरीद लिया 20-30,000 में, क्योंकि सोना पर बैठा हुआ है। तो जिसके किसी मक्खी का कोई दाम नहीं है। जब आम पर बैठा हुआ था कोई दाम नहीं था, जब नाली में बैठा हुआ था कोई बेकार का चीज़ था, आम पर बैठ गया कोई दाम नहीं था, बट सोना पर बैठ गया तो उसका दाम हो गया। उसी प्रकार से 2 जो सीट वाला है वो मक्खी है, वो जब सीट में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा तो उसका महत्व हो जाएगा, समझे। तो कम मत समझिए उसको भी, बात समझ में आ रही है कुछ। चलिए आगे देखिए, दबाव समूह, अगला प्रश्न है, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित करता है, कर सत्ता में साझेदारी बनता है। देखिए, दबाव समूह किसे कहते हैं, वह पार्टी, वह समाजसेवी पार्टी, वह संगठन जो चुनाव तो लड़ी है परंतु सत्ता में नहीं आई है, हार गई है, चुनाव हार कर बैठी है, वही होता है क्या, दबाव समूह। क्या हो गया, दबाव समूह। वैसा समूह राजनीतिक पार्टी भी हो सकता है या लोगों का समूह भी हो सकता है, ठीक है, जो सरकार पर दबाव बनाती है। जानते हैं सरकार काम नहीं करेगी, जब दबाव समूह दबाव नहीं बनाएगा तो सरकार काम नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे टीचर और गार्जियन मिलकर बच्चा पर दबाव नहीं बनाएगा तो बहुत कम बच्चा पढ़ पाएगा, समझे। दबाव बना देंगे, जैसे आज कहे कि कल हम सुनेंगे, ये तुम पे प्रेशर बना दिए, तो तुम क्या करो, घर पे जाकर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, उसको याद करके लाओगे, उसको समझोगे, कोशिश करोगे। कुछ बच्चे तो उस पर बदमाश होते थे, कल थुराएगा तो फिर परसों समझ के लाएगा, वो सही कोड हो रहा है। देखिए, दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित करता है। देखिए, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न दबाव समूह सरकार की नीतियों और निर्णयों में बहुत हद तक प्रभावित करता है। दबाव समूह संघर्ष एवं आंदोलन में कई तरह के हित शामिल होते हैं। यह भी हो सकता है कि वे अपने हितों के बजाय सर्वमान्य हितों में सबके हितों का प्रयास कर रहे हों। ये समूह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें धरना होता है, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं। और देखिए, कभी कभी यह देखने को मिलता है कि ये समूह संबंधित मंत्रीगण से सौदाबाजी भी करते हैं ताकि सरकार की नीति और कार्यक्रम उन समूहों के अनुकूल हो जाए। वास्तव में दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने में सत्ता में साझेदारी बन सकते हैं। देखिए, दबाव समूह का नियम है, पक्का नियम है, जानते हैं क्या। देखिए, एक तो दबाव समूह वह होता है जो पार्टी हार गया है, चुनाव में हार गया है, और एक दबाव समूह वह भी होता है
जो समाज में रह के काम करना चाहता है। जैसे किसानों का नेता, शिक्षकों का नेता, कुम्हारों का नेता, विद्यार्थियों का नेता, वो क्या करेगा? क्या करेगा? सरकार से अपनी मांग पूरा करेगा। नहीं बताए थे, आप विद्यार्थी हैं, आपका फी बढ़ गया, किसको करने जाइएगा आप? आपका कोई लीडर है? आपका कोई यूनियन है? क्या आपका संगठन है? नहीं है, तो आप नहीं कह पाइएगा। आप में से सब आदमी से स्कूल से परेशान है कि नहीं है? बताइए, सच नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। क्या आप अपने स्कूल से परेशान है कि नहीं है? क्या स्कूल की व्यवस्था से परेशान है कि नहीं है? आपको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है स्कूल में, आपको लैट्रिन जाने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता है। शौचालय जो बॉय के सुने, बॉय का शौचालय मिला है, वो उसमें टीचर लोग जाते हैं, घर का शौचालय में गंदा रहता है, बॉय को कहते इधर जाकर टॉयलेट करके आओ। एक बात कर, सरकार की व्यवस्था दी हुई है, आप अपने से नहीं आते, अलग बात है। बस सरकार व्यवस्था दी हुई है, उस पर पाबंदी लगा हुआ है आपका। बहुत शोषण होता है, बहुत कुछ। देखो आप अभी जैसे चाहो, हम तो समझा रहे थे कि देखिए, तो दबाव समूह जो होता है, दबाव समूह, वो राजनीतिक पार्टी भी हो सकता है या कोई चीज़ का नेता भी हो सकता है, ठीक है। किसान का नेता, स्टूडेंट का नेता, बिजनेसमैन का नेता, मजदूर का नेता। वो नेता क्या करता है? धरना देता है कि भाई हम लोग का हितों की रक्षा नहीं हो रहा, हम लोग धरना देंगे। धरना पर बैठ गए, प्रदर्शन किए, आंदोलन करेंगे। तरीका है, आप अपना बात मनवाने के लिए तरीका से जाइए। आप किसी का डांट नहीं सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं, असंवैधानिक किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, बट उसके विरुद्ध में नारा लगा सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं। रोड जाम करने का मतलब संवैधानिक तरीका से कर सकते हैं। रे लड़का क्या बात कर रहे हो, वैसे करोगे तो ये संवैधानिक तरीका से तुम कर सकते हो सब काम। संवैधानिक तरीका, संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, आप अपना हक लड़ सकते हैं, अपने हक लड़ाई लड़ सकते हैं, बट संवैधानिक तरीका से कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। हो गया, यही था आंसर इसका।